बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। आइए शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल के बाद अब सबकी निगाहें 4 मई के नतीजों पर लगी हैं। ठीक 4 दिन के बाद पांचों राज्यों की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल की बात करें तो आंकड़े कहीं कमबैक तो कहीं क्लीन स्वीप की ओर संकेत दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य निकल कर आ रहा है जहां पर एग्जिट पोल बिल्कुल बटे हुए भी नजर आए हैं। हालांकि ज्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी चौका शायद ना लगा पाए एक अनुमान के मुताबिक, ज्यादा एग्जिट पोल के मुताबिक। तो क्या पश्चिम बंगाल से ममता दीदी की विदाई होने वाली है? हैट्रिक लगा चुकी ममता क्या इस बार जीत का चौका नहीं लगा पाएंगी, चूक जाएंगी? अगर एग्जिट पोल्स सच साबित हुए, क्योंकि ज्यादातर यही कह रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार अंग बंग और जो कलिंग की बात की गई वो कमल अब इस बार खिलने वाला है। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे ताजा एक और एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। टुडेज चाणक्य एक जानी मानी सर्वे एजेंसी है, उसका एग्जिट पोल उसने आज अपने रिलीज किए हैं और वो ये कह रही है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। जी हाँ, बहुत ही क्लीन मेजॉरिटी दे रही है बीजेपी को। 192 सीटें, 294 की विधानसभा में 192 सीटें टुडेज चाणक्य भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और टीएमसी को 100 सीटें दी जा रही हैं। यानी ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसी दिशा में टुडेज चाणक्य भी है। इसको हम आगे विस्तार से आपको दिखाएंगे कि कितने सीटों का अंतर है, क्या है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि वोट परसेंटेज क्या है वो भी इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार टुडेज चाणक्य के मुताबिक जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य के अलावा आज एक और एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता को इन एग्जिट पोल पर कितना विश्वास है ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले राजनीतिक दल क्या दावा कर रहे हैं, खास तौर पर ममता बनर्जी एकमात्र बड़ी नेता, क्योंकि बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है। बीजेपी के बड़े नेताओं की आज तरफ से कोई बयानबाजी या कोई क्लेम्स नहीं आए हैं, प्रवक्ताओं के जरूर आए हैं, लेकिन टीएमसी की तरफ से खुद दीदी ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और क्या ऐलान कर दिया है 4 मई के नतीजों के। पहले सुन लीजिए आप। 226 क्रস করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন আগামী দিন আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জোড়া ফুল জিন্দাবাদ এবং জয় বাংলা। বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। एग्जिट पोल के दावों के बिल्कुल अलट ममता बनर्जी का दावा यह है कि उनकी सरकार लगातार चौथी बार बन रही है और 2026 में 226 सीटें वो पाएंगी। इसका ऐलान वो कई महीने पहले कर चुकी थी कि इस बार उनका टारगेट 226 है और वो आज फिर दावा कर रही हैं कि 226 सीटें टीएमसी की आ रही है और वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की जो स्कीम्स थी, बीजेपी की जो कोशिश थी इन चुनावों को जीत लेने की, इन चुनावों को किसी भी तरीके से कामयाब हो जाने की, वो सफल नहीं हो पाएगी। बीजेपी हो या टीएमसी, हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट तो इस लड़ाई में कहीं नहीं दिख रहे हैं।
अब जेवीसी के साथ हमने एग्जिट पोल किया था, कल मैंने आपको दिखाया था, आपके साथ इसी शो में मैं था। जेवीसी ने कल कहा था, उनके फाउंडर हमारे साथ थे जेवीसी श्रीराम, और शायद ये आंकड़ा बदलेगा। उन्होंने कल कहा था कि हम आज सेकंड फेज के आंकड़ों का दोबारा आकलन करेंगे। अब क्या ये आंकड़ा बदला है, जेवीसी के ताज़ा आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये भी आपको अब जान लेना चाहिए, क्योंकि कल हमने प्रॉमिस किया था कि नए और फैक्चुअल ज़्यादा फैक्चुअल आंकड़े लेकर हम आज आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये दो आंकड़े आपके सामने जेवीसी के हैं, एक आज का, एक कल का। फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कल भी 138 से 159 दे रही थी, और कल भी 138 से 159 कह रहा था। टीएमसी कल भी, आज भी 131 से 152 है, कल भी 131 से 152 है। यानी कुछ भी बदलाव जेवीसी ने अपने आंकड़ों में नहीं किया है। जेवीसी अभी भी ये कह रहा है कि ये कांटे की टक्कर है। अगर आप इसका मीन निकालेंगे, 138 से 159 के बीच का नंबर निकालेंगे, तो वो नंबर 147 148 के आसपास आता है, और वो 147 148 ही चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर आप इसमें टीएमसी के बीच का मीन निकालेंगे तो 141 आता है, 141 के आसपास। यानी 7-8 सीट का अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और टीएमसी के आंकड़े में। जेवीसी ने अपने आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया है, कल के आंकड़ों पर वो कायम है, और उसका ये कहना है कि बीजेपी को एज है। कांटे का मुकाबला है, नो डाउट, लेकिन बीजेपी की सरकार ज्यादा बनती हुई दिखाई देती है जेवीसी के इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो एक तरफ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, जिसे जो सूट कर रहा है वो वैसा बयान दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी तो 180 सीटों पर पहुंच गए, लेकिन टीएमसी ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस से हम नहीं दे रहे हैं। पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी, अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे, और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल एसआईआर। तो एसआईआर को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए, और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कांटे की टक्कर। भले ही ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हो कि वो बीजेपी को जिता रहे, एक या दो एग्जिट पोल ऐसे आए हैं जो टीएमसी के फेवर में गए हैं, लेकिन नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा जो चुनाव लड़ रहे हैं कि आखिरकार बंगाल की जनता ने किसको वोट दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एक्सिस माई इंडिया, जिसने कल खोल के कहा था कि आज वो आंकड़े देगा, आज दोपहर में उसने ऐलान कर दिया करीब 2 या 3 बजे के आसपास कि हम बंगाल का एग्जिट पोल रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसने असम का किया, तमिलनाडु का किया, केरलम का किया, पुडुचेरी का किया। बंगाल के आंकड़े प्रदीप गुप्ता जो कि उसके फाउंडर हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ये आंकड़े रिलीज नहीं कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल के लिए जब सर्वे करने उनके लोग गए तो बंगाल के लोगों ने चुप्पी साध ली। वो बताने में हिचकने लगे कि वो किसको वोट देकर निकले हैं बाहर, और 70 से 80% लोगों ने चुप्पी साधी। ये उनकी प्रेस रिलीज बोल रही है। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि बंगाल को समझ पाना, बंगाल के मतदाता को समझ पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि जेवीसी के अपने आंकड़े हैं। जेवीसी ने हमारा जो सर्वे दिखाया, मैंने आपको दिखाया, 138 से 159 की सीटें बीजेपी को दे रहा है। अब बंगाल में कुछ की सीटों की बात कर लेते हैं, और वो की सीटें क्या कह रही हैं। की मतलब इंपॉर्टेंट सीट्स, कहां पर क्या होने वाला है। दीदी का अपने चुनाव में भवानीपुर में क्या होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, बारी बारी से उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले आंकड़ों में लिए चलते हैं, कौन कौन सी की सीट्स हमारे पास तैयार हो गई हैं। ये देखिए, ये वो सीट है भवानीपुर की जहां पर शुभेंदु अधिकारी बना ममता दीदी है, और इस पर कांटे की टक्कर है। ये देखिए, कौन जीतेगा ये जेवीसी का एग्जिट पोल नहीं बता रहा है।
इसको उन्होंने उस लाइन में रख दिया है करीब उन 7-8 सीटों में जो सबसे अधिक फाइट में है, या भवानीपुर जैसी सीट जहां से ममता बनर्जी 3 बार से जीतती आ रही थी, क्या ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी? खैर 4 तारीख को पता लगेगा। अगली सीट की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल में जेवीसी के क्या आ रही है, ये भी की सीट, ये शुभेंदु अधिकारी जो दूसरी सीट पर लड़ रहे हैं नंदीग्राम से, जहां पिछली बार उन्होंने ममता दीदी को हराया था। यहां पर पवित्र कार उनके सामने है और ये सीट शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इसी सीट से आज विधायक हैं और वो ये सीट रिटेन कर रहे हैं। पवित्र कर जो टीएमसी से लड़ रहे हैं, ये शुभेंदु के लेफ्टिनेंट थे, उनको तोड़ के अभिषेक बनर्जी लाए, लेकिन तब भी पवित्र कर ये चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को चुनौती नहीं दे रहे जेवीसी के अनुमान के मुताबिक। अगली लिस्ट, अगली जो सीट है ये है जहांगीर खान की सीट। ये फाल्टा की सीट जहां पर सबसे अधिक कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर अजय पाल शर्मा का वीडियो सर्कुलेट हुआ। जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार जिन्होंने कहा कि मैं पुष्पा हूं, मैं भूलूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, वो चुनाव जीत रहे हैं टीएमसी के। और भारतीय जनता पार्टी के शंकर कुमार नस्कर हैं, वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं जेवीसी के मुताबिक। यानी इस सीट पर तमाम तामझाम लगाने के बाद भी जो जेवीसी का पोल है वो ये कह रहा है कि जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है आसनसोल साउथ पे आते हैं। आसनसोल साउथ क्या कह रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल में? अग्निमित्रा पॉल चुनाव जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, मुखर चेहरा है, लगातार स्क्रीन पे आप देखते हैं, वो ये चुनाव जीत सकती हैं इस सीट पर। और तपस बनर्जी को वो चुनाव हराएंगी, ये बड़ी जीत हो जाएगी अगर ऐसा होने जा रहा है अग्निमित्रा पॉल। अगली सीट है खड़गपुर की। खड़गपुर में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। एक और की सीट्स, दिलीप घोष बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे बंगाल में, चुनाव जीत रहे हैं। दिलीप घोष इस बार चुनाव जीत रहे हैं, पिछली बार नहीं जीत पाए थे। और प्रदीप सरकार को ये चुनाव हराएंगे क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार हैं। यानी ज़्यादातर अब पोल जो आ रहे हैं वो खासकर उस इलाके में जो प्रेसिडेंसी का इलाका जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी ये है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ। आज़ादी के बाद से ये अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पारंपरिक रूप से भारी मतदान को बदलाव की लहर से जोड़कर देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब लोग मौजूदा सरकार से नाराज होते हैं तो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर सरकार को गिराने के लिए वोट करते हैं। कभी कभी भारी मतदान सरकार की लोकप्रिय योजनाओं के प्रति जनता के उत्साह का प्रतीक भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं बंगाल की इस पोलिंग परसेंटेज के बारे में, जो करीब 93% का पोल हुआ है, सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था वो पूरी तरह से 2 पार्टियों में बटा हुआ था, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। वहाँ पे कोई तीसरा फ्रंट नहीं है, तीसरी पार्टी चुनाव के उसमें लड़ाई में थी। ऐसे में जब हाई पोलिंग हुई है, SIR हुआ, बहुत ज़्यादा मतदान हुआ, जब ज़्यादा मतदान होता है तो उसका 2 ही निष्कर्ष निकलते हैं, या तो वो बड़े बदलाव की ओर जा रहा है या फिर वहाँ का मतदाता जो है वो पुरानी ही जो व्यवस्था है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बंगाल की स्थितियां जो हैं पिछले 15 साल में और पिछले 5 साल में बदली हुई हैं, उससे और मतदाता जितना साइलेंट था इस इलेक्शन में, उससे कहीं न कहीं बदलाव की संभावना ज़्यादा बनी। हाई पोलिंग हुई है, बदलाव की संभावना बनी। अब वो डेटा मेरे पास ठीक हो गया आ गया, ये देख लीजिए अब आप। पोल ऑफ पोल्स जो आज का है वो क्या कह रहा है। जेवीसी का आंकड़ा जो ताज़ा आया अपडेट होके, आज उन्होंने कहा था अपडेट करेंगे, हालांकि अपडेशन कुछ भी नहीं है, पिछकल के आंकड़े पर वो कामयाब है, बने हुए हैं। जेवीसी बीजेपी की सरकार की एज दे रहा है, बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहा है कांटे के मुकाबले में 138 से 159। आज टुडे चाणक्य का सर्वे आया और ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आंकड़ा है, 192 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही हैं, +-11। ये इंपॉर्टेंट है, अगर 11 में माइनस भी कर दूं तो भी ये 181 पे आता है, और अगर 11 प्लस कर दूं तो ये 200 के पार निकल जाता है। यहां देखिए टीएमसी की सरकार बहुत बुरी तरह के चुनाव हार सकती है। टुडे चाणक्य के अनुमान के मुताबिक, बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, असली नतीजे 4 तारीख को आएंगे। 100 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी सिकुड़ सकती है, +-11, और 2 के खाते और अदर्स के खाते में 2 जा सकती है, +-2। और एक्सिस माई इंडिया जिसने डंके की चोट पे कहा था कि वो नंबर देगा, इस बार नंबर नहीं दिए हैं। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, प्रेस रिलीज करके कह दिया कि वो आंकड़ा रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये आज का पोल ऑफ पोल्स है जो मोटे तौर पर इस बात को समझाता है, जैसा अब कहते आ रहे हैं, ज़्यादातर जगह पर जो ज़्यादातर सर्वे जो है वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। कंपैरिजन का ग्राफिक्स हमारे पास है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो क्या हुआ है।
29 अप्रैल और 30 अप्रैल का यह आंकड़ा है। ये कल का एग्जिट पोल जो मैंने आपको अपने इसी प्रोग्राम में टेलीकास्ट में आपको दिखाया था, यहाँ भी देख लीजिए आप। केवल एक पीपुल्स पल्स है जो टीएमसी को लीड दिखा रहा था। बाकी तमाम सर्वे जो हैं, चाहे वो पी मार्क हो, चाहे वो मेट्राइज हो, चाहे वो पोल डायरी हो, चाहे वो चाणक्य स्ट्रेटजीज हो, ये सब लोग 4-5 में से 4 जो हैं वो बीजेपी की सरकार बना रहे थे। आज के जो 2 आए हैं वो भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। यानी टोटल जो 5 और 2 7 में से 6 सर्वे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है। केवल पीपुल्स पल्स का एकमात्र एग्जिट पोल था जो ये कह रहा था कि सरकार बनेगी तो टीएमसी की बनेगी। आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज की कुछ और कहानियों की। बंगाल चुनाव में नारी शक्ति की ताकत बीजेपी के पक्ष में जाएगी या ममता के, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन पिछले 3 दिनों के घटनाक्रमों का विश्लेषण करें तो लगता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश में उसका पूरा फोकस है और उसमें भी खासतौर पर नारी शक्ति पर। से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित है उनके लोग। बीजेपी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिराए दिए जाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है कि वो संशोधन विधेयक गिर गया है। विपक्ष का ये कहना है कि नहीं, महिला आरक्षण बिल तो कब का पास हो चुका है, करीब 2 साल पहले। इस मुद्दे को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी ने उठाया, मुद्दा बनाया। अब उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी रणनीति का यह हिस्सा हो सकता है। उसको पिछले 3 दिनों की घटनाक्रमों से आपको ये बात समझ में आ रही है। 28 अप्रैल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में महिलाओं के सम्मेलन के लिए महिला अधिवेशन में हिस्सा लिया। उसके अगले दिन यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जबकि एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा विश्वनाथ के घर जाकर पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव ही इकलौते ऐसे देवता हैं जिनमें नर और नारी दोनों का समावेश है और इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और तीसरे दिन यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा का विशेष अधिवेशन लखनऊ में बुला लिया। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। सावानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय सावानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके सावानो को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो सावानो वाले मामले में एक महिला के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे तेवर थे वैसे ही तेवर सड़कों पर भी बीजेपी लगातार दिखा रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष के खिलाफ विरोध करती आ रही है, प्रदर्शन करती आ रही है। 25 अप्रैल को बहराइच में बीजेपी की ऐसी महिला जन आक्रोश यात्रा के दौरान राहुल यादव और अखिलेश यादव का पुतला जलाते समय बीजेपी की विधायक अनुपमा जायसवाल झुलस गई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज शुरू हुआ। लेकिन कमाल तो ये हुआ कि जिस अखिलेश यादव का पुतला जलाने में बीजेपी विधायक झुलस गई थी, उनको अस्पताल में देखने के लिए 3 दिन के बाद खुद अखिलेश यादव पहुंच गए। अखिलेश को देखकर अनुपमा भी मुस्कुरा दी। अब राजनीति का दबाव कहें या संवेदना को कि अखिलेश के जाने के बाद उसी शाम यूपी के दोनों
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अपनी विधायक का मिजाज जानने के लिए उनके पास अस्पताल पहुंचे और उनसे भेंट मुलाकात की। दूसरी तरफ विपक्ष महीने में ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर, इस महीने में जो महिलाओं पर अत्याचार हुए उसको लेकर योगी सरकार पर अब हमलावर हो रही है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार महिलाओं की रक्षा करने में नाकामयाब है। कैसे, अब आप देखिए। गाजीपुर में 16 साल की एक दलित लड़की की हत्या ने राजनीतिक तूल पकड़ा। हरदोई में एक युवक पर आरोप है कि उसने एक तरफा प्यार में एक युवती की फावड़े से काटकर हत्या कर दी, सरकार कुछ नहीं कर पाई। आगरा में 27 अप्रैल को कानपुर से अहमदाबाद जा रही बस में एक महिला और लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए। प्रतापगढ़ में एक दलित लड़की को पेट से लटकाने की खबर आई है। वहीं मथुरा में एक नाबालिग लड़की ने एक कथित पुजारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक तरफ महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में 30% आरक्षण पर सियासी वार पलटवार चल रहा है, तो दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी यूपी में विपक्ष और सरकार आमने सामने है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक महिला वोटों की ताकत को राजनीतिक दलों ने देख लिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश जब चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है तो महिला हितों पर राजनीति फुल स्विंग कर रही है। बात संसद और विधानसभा में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनेता अपने स्तर पर पहल करते नहीं दिखाई देते। कैसे, इन आंकड़ों में देखिए। उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाले 80 सांसदों में से सिर्फ 7 महिला सांसद हैं इस वक्त, यानी 8.75%। कहां तो बात 33% की हो रही थी और कहां अभी 9% भी नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ से सीटें तक नहीं दी जाती हैं। वहीं पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के इस वक्त 37 लोकसभा के सांसद हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं, जो पार्टी के कुल सांसदों की 16% के आसपास आंकड़ा आता है। वहीं अपना दल सोनेलाल, यानी जो यूपी में योगी सरकार के साथ है, केंद्र में मोदी सरकार के साथ है, जिनकी सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, वो एकमात्र महिला सांसद हैं, तो ये मान सकते हैं कि उनकी पार्टी का आंकड़ा 100% का हो गया। लेकिन बीजेपी से उत्तर प्रदेश के 33 सांसदों में लोकसभा में एक भी महिला सांसद नहीं है। वही हाल कांग्रेस का है, जिसके 6 सांसदों में महिला सांसद यूपी से 0 है। इस बीच कल ही समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अति निंदा प्रस्ताव लेकर आई। महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क से संसद तक अपना आक्रोश दिखाती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विपक्ष को गिरगिट कहा तो अखिलेश ने बीजेपी को ही गिरगिट करार दे दिया। जो लोग कह रहे हैं कि गिरगिट हैं, वो खुद गिरगिट हैं। कभी आईने में देखें जाकर के तो उन्हें पता लगेगा कि रंग कौन बदल रहा है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है सदन से। जब उन्हें लगा कि बहुमत नहीं होगा 2/3, तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया पूरे बीजेपी के लोगों ने और रात में ही नोटिफाई कर दिया। तो आज तो आरक्षण लागू है ना, तो आप आरक्षण देना क्यों नहीं चाहते? आप जब चाहें तब आरक्षण दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की तरफ, और यह स्टोरी है जामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ के बारे में, जिनके एक बयान से भारी बवाल मचा हुआ है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के शोर में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी यह खबर कहीं पीछे दब गई थी, लेकिन अब बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल 2 दिन पहले जामिया यूनिवर्सिटी में युवा कुंभ नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद वाइस चांसलर मजहर आसिफ का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इस कार्यक्रम की वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस में अब तनाव बढ़ गया है। बहुत से स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस फोर्स बुलवानी पड़ी है। लड़कियों को मारा गया, हमारे लड़कों को मारा गया, हमारे स्टूडेंट को पीटा गया, और एबीवीपी के बच्चे जो बाहर से आए थे, जो आरएसएस के लोग थे, वो अब हमें मारने का प्लान करते हैं। वैसे तो लेफ्ट वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहे और ठीक बात कहे उसमें इनको दिक्कत है। दिक्कत है कि आप आरएसएस को दे रहे हैं और ऐसा वालों को नहीं दे रहे। मतलब ऐसा छूटे किसी पार्टी को नहीं दे रहे आप ना, सिर्फ आरएसएस वालों को दे रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में मचे इस बवाल के पीछे पूरा घटनाक्रम आपको समझाता हूं। कहा था वाइस चांसलर ने कि हमारा डीएनए महादेव का डीएनए। 28 अप्रैल को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में युवा कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रखा गया था। इसके विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई और एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने नाराजगी जताई थी।
छात्र संगठनों का तर्क था कि यूनिवर्सिटी को इस तरह के इवेंट कैंपस के अंदर नहीं कराने चाहिए क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसी कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ के उस बयान पर बवाल मचा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो डीएनए है वो महादेव का डीएनए और ये वो जामिया यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं। छात्र संगठनों की आपत्ति इस बात से भी है कि मुख्य कैंपस के अंदर आरएसएस का कार्यक्रम क्यों करवाया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन दूसरे संगठनों को कार्यक्रम की परमिशन नहीं देती है। दूसरा आरोप यह भी है कि जब इस कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई और एसएफआई जैसे छात्र संगठन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रोक्टोरियल टीम से उनके साथ मारपीट की गई और छात्रों को घसीटा गया, पुलिस का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कैंपस में भारी संख्या में पुलिस और रिजर्व फोर्स तैनात करवाई गई ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके, ऐसा कॉलेज प्रशासन का कहना है। हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल था बिल्कुल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, गार्ड्स, एचओडीज, फैकल्टीज, बाकायदा हमारे पास वीडियोस हैं उन सबके, वो लोग अपना हाथ चला रहे थे, हमारे लड़कियों को मारा गया, हमारे लड़कों को मारा गया, हमारे स्टूडेंट को पीटा गया और एबीवीपी के बच्चे जो बाहर से आए थे, जो आरएसएस के लोग थे, वो अब हमें मारने का प्लान करते हैं। कार्यक्रम तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि आप आरएसएस को दे रहे हैं और ऐसा वालों को नहीं दे रहे। मतलब ऐसा छूटे किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, अपना सिर्फ आरएसएस वालों को क्यों दे रहे हैं? देना तो सबको दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए किसी को, यही दिक्कत। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि जब वाइस चांसलर साहब मजहर आसिफ के साथ कोई विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी उन्होंने विवादों का सामना किया है। 53 साल के मजहर आसिफ इससे पहले जेएनयू के सेंटर ऑफ पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने जेएनयू से ही सूफीवाद और भारत का मध्यकालीन इतिहास जैसे टॉपिक पर पीएचडी की थी। 90 के दशक में जेएनयू में स्टूडेंट रहते हुए मजहर आसिफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्य बन गए थे। साल 2018 में मजहर आसिफ को जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का कार्यवाहक डीन नियुक्त किया गया था। इसके विरोध में कुछ शिक्षक नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में चले गए। बाद में कोर्ट के आदेश के बाद मजहर आसिफ को पद से हटा दिया गया था। साल 2024 में उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। ये सब कुछ बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद हुआ, यानी 14 से 26 के बीच में। और बात करते हैं राहुल गांधी की। भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड से करीब 1300 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बसा खूबसूरत अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ज्यादा 2 दिनों से चर्चा में है। वजह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वहां का 2 दिन का दौरा और मोदी सरकार का ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर उनके द्वारा खड़े किए गए सवाल। कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस विकास की बड़ी कीमत देश को चुकानी होगी। एक तरफ सरकार प्रोजेक्ट को रणनीतिक और देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे पर्यावरण और इस प्रायद्वीप में, इस द्वीप में रहने वाले आदिवासियों पर बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी करार दे रही है। सवाल है कि क्या विकास की ये चमक निकोबार की प्राकृतिक विरासत को फीका कर देगी। ग्रेट निकोबार द्वीप में करीब 1 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे। वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों से उनका घर छीन लिया जाएगा। उन जंगलों में रहने वाले लाखों जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। भयंकर तबाही मचेगी। This is just the part of the forest that we were able to enter. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up. How are you? I'm good. Nice meeting you. We're very honored to have. अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड सुर्खियों में है। वजह है मोदी सरकार का वो 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट जिसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। लेकिन कांग्रेस को अब इस पर आपत्ति हो गई है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 160 वर्ग किलोमीटर का जो रेन फॉरेस्ट है उनको उजाड़ दिया जाएगा। करीब 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। इतना ही नहीं, यहां रहने वाले आदिवासियों का घर छीन जाएगा। राहुल गांधी को अंडमान निकोबार के विकास के लिए मोदी सरकार के इस विजन पर ऐतराज क्यों है, क्या है ये प्रोजेक्ट, वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए वो वीडियो जिसे राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर सनसनी फैलाई। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life.
thousands and thousands and thousands of acres of rainforest. And what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. निकोबार आइलैंड में जंगल के बीच से राहुल गांधी अपने इस वीडियो में दावा कर रहे हैं कि इस द्वीप समूह के 160 वर्ग किलोमीटर के वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट में लाखों करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे। इन्होंने इसे विकास की भाषा में छिपा विनाश बताते हुए संसद में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान भी कर दिया। इतने ही नहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट के जरिए उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी मोदी सरकार पर लगाया है। अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है, अडानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेक्युलर्स को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पेंसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई। अंडमान निकोबार को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सवाल इस आइलैंड के इकोलॉजी का है। यहाँ की जल जंगल जमीन से जुड़ा है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी की नीयत पर ही सवाल उठा रही है। सुनिए जरा। क्या एक ही आदमी देश का कवच बन सकता है अडानी? और किसी के पास कोई दिमाग नहीं है? और देश में बड़े इंडस्ट्री हाउस नहीं है जो शहर बसा सकते हैं, जो सोलर लगा सकते हैं, जो एयरपोर्ट संभाल सकते हैं, जो रेल संभाल सकते हैं? क्या एक ही आदमी बचा पूरे वर्ल्ड में? तो ये मंशा दर्शाता है कि विकास के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी होगा, विकास के नाम पर कुदरत का विनाश भी होगा, और राहुल गांधी कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रेट निकोबार के विकास को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विस्तृत योजना तैयार की है, अगर निकोबार विकसित होता है तो तमाम जो देश जो एनजीओ को फंड करके भारत में विकास में बाधाएं पैदा करते हैं, उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी सुपारी लेकर उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी के विरोध की वजह मोदी सरकार के विकास के एजेंडे को डिरेल करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसे में अब आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर निकोबार आइलैंड को लेकर मोदी सरकार का विजन क्या है, प्लान क्या है। ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना 81,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट नीति आयोग ने तैयार किया था और इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम की ओर से लागू किया जाना है। इसका मकसद अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप का विकास करना है। 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, एक एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप डेवलप की जाएगी और 450 मेगावाट क्षमता वाला गैस सौर ऊर्जा आधारित प्लांट का निर्माण करना है। साथ ही इस क्षेत्र को व्यापार, पर्यटन और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसी साल फरवरी में एनजीटी ने 2022 की पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा था। हालांकि यहाँ के पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी एनजीटी ने दिया था। इसको जो एनजीटी ने हरी झंडी प्रदान की है, उसको कुछ राइडर्स लगाकर की है, उस पे उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं और यहीं पे हम लोगों को चिंता होती है, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहाँ पे ऐसी प्रजातियां हैं जो विश्व में कहीं और नहीं मिलती, आदिवासी वहाँ हैं, और साथ ही साथ जो मेरीन लाइफ है वो भी बहुत फ्रेजाइल है। और जब भी हमने देखा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोटेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट को तो हम पिवट बना देते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट को हम कहीं ताक पे रख देते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप पर हिंदुस्तान एक बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ साथ किस तरह रणनीतिक प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहा है, ये बताने से पहले आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति से भी वाकिफ करा देता हूं। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुल 836 द्वीपों का एक ग्रुप है। हालांकि इनमें से केवल 38 द्वीपों पर ही मानव की आबादी रहती है। ऊपरी हिस्सा अंडमान द्वीप समूह है, इसमें लगभग 550 से ज्यादा द्वीप हैं, जबकि नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं। इसमें लगभग 22 मुख्य द्वीप शामिल हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर की चेन्नई से जो हवाई दूरी है वो 1360 किलोमीटर है, 1360 किलोमीटर।
कोलकाता से ये दूरी करीब 1300 किलोमीटर के आसपास है, जबकि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से ये दूरी महज 700 किलोमीटर है, यानी आधे से भी कम कोलकाता और चेन्नई के मुकाबले। वहीं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर की जो दूरी है वो 1100 किलोमीटर, यानी हमारे देश से के मुकाबले ये जो दूसरे देश हैं उनके नज़दीक पड़ता है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान का इलाका। सिंगापुर में ये दूरी 1600 किलोमीटर की है। अंडमान निकोबार की यही भौगोलिक स्थिति इस पूरे इलाके में इस आइलैंड को बहुत खास बनाती है और सामरिक तौर पर इंपॉर्टेंट बनाती है। भारत की पहली और एकमात्र टाई सर्विसेज कमांड यहीं पर मौजूद है। अंडमान और निकोबार कमांड में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों एक साथ एक कमांडर इन चीफ के तहत काम करती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के समर्थक मानते हैं कि इससे ट्राई सर्विसेज कमांड को मजबूती मिलेगी, तो वहीं हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी इस वजह से कम किया जा सकेगा। निकोबार आइलैंड का जो लोकेशन है वो बहुत ही अहम है और उससे भारत को हिंद महासागर में अपनी जो प्रेजेंस जो कहते हैं, जब भी हम मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करते हैं, खास नेवल कैपेबिलिटी, वो प्रेजेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसी भी एक एडवर्सरी या शत्रु के साथ नहीं। तो मलाक्का स्ट्रेट का लोकेशन देखते हुए भारत को एक बहुत भारी एडवांटेज मिल सकता है अगर हम वहाँ पे उस प्रकार का क्षमता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा है, समंदर में मौजूद ग्लोबल चोक पॉइंट्स की हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास हॉर्मुज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक चोक पॉइंट है, समुद्री रास्ता, और इस चोक पॉइंट के जरिए चीन पर भी नकेल कसी जा सकती है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का भारत के लिए एक बहुत ही अहम और रणनीतिक चोक पॉइंट है। ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। भारत के समुद्री व्यापार का 55% से 60% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। जिस तरह से चीन इन दिनों दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता है, ऐसे में अंडमान और निकोबार द्वीप के करीब होने से मलक्का स्ट्रेट में भारत अपनी निगरानी को बढ़ा सकता है। मलक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक महत्व पर क्या कह रहे हैं पूर्व एयर चीफ मार्शल, सुन लीजिए। इसको अगर स्ट्रेटेजिक नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही अहम है। वो क्यों है? क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ से हम मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। एंड मलक्का स्ट्रेट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज 25 to 30% सी रूट वर्ल्ड का यहाँ से जाता है। चाइना की डिपेंडेंस, उनकी एनर्जी डिपेंडेंस, अबाउट 75% जो ट्रेड रूट है, सी रूट है, वो यहाँ से जाती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अनमोल विरासत छिपी हुई है जो अपने देश के लिए बहुत फिक्र की बात है, और वो है यहाँ के आदिवासी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी दुनिया के सबसे पुराने मानव समूहों में से एक है। मानव विज्ञानियों ने मुताबिक ये लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से यहाँ आए थे और तब से अपनी मूल जीवन शैली में यहीं पर रह के जीवन जी रहे हैं। इन्हें पाषाण युग की आखिरी जीवित कड़ी माना जाता है। खासकर सेंटिनली जनजाति दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसका आधुनिक सभ्यता से कोई संपर्क नहीं है। वे बाहरी लोगों को अपने द्वीप पर कदम नहीं रखने देते और इनको संभाल के रखना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी है। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। ममता बनर्जी के बारे में केवल राम मालवीय साहब का पोस्ट आया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने विचार कर लिया है। ममता बनर्जी ने वहां लोकतंत्र समाप्त कर रखा है, वहां हिंसा और घुसपैठ के अलावा कुछ भी नहीं बचा। भाजपा का शासन आएगा तो सुशासन आएगा। इसी तरीके से ऋषभ मिश्रा का इलेक्शन पर कमेंट है। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह मास्टर स्ट्रोक को खुद चुनावी पिच पर हिट कर आए हैं। अब देखना होगा कि पाले की गेंद बोल्ड होगी या फिर पिच पर ही बाउंस हो जाएगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष पहले इसके संकेत दे चुका है। For more such informative videos, like, share and subscribe to ET Now Swadesh.